नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। यूनेस्को के द्वारा भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। 28 वर्षों से एक लंबे इंतजार के बाद आज जाकर के मतलब कि 25 जुलाई 2026 को जाकर के दक्षिण कोरिया का एक शहर है बुसान, जहां पर 48वां उसका सत्र आयोजित किया जाता है यूनेस्को का। वहीं पर सारनाथ को भारत का 45वां एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, यूनेस्को की क्या भूमिका है, यूनेस्को का मुख्यालय क्या है, यूनेस्को का कार्य क्या होता है, भारत में कितने जो है सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं, कितने प्राकृतिक हैं और कितने मिश्रित हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। और साथ ही साथ सारनाथ के इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो सारनाथ आपको पता होगा कि भगवान गौतम बुद्ध की जो है एक उपदेश देने की स्थली है, जहां पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना भी जाता है। यहां पर सारनाथ स्तूप के साथ साथ आपको धम्मेक स्तूप, चौखंडी स्तूप जैसे अन्य स्तूपों दिखाई पड़ेंगे। तो थोड़ा सा समझते हैं कि यूनेस्को के द्वारा 45वें स्थल की मान्यता एक ऐतिहासिक यात्रा के रूप में आपको दिखाई पड़ेगी। यहां पर देखना जरा, अगर मैं कहूं कि साहब ये ऐतिहासिक घोषणा कहां पर की गई, किन तिथियों पर की गई यूनेस्को के द्वारा, तो एक समिट होता है 48वां समिट, 48वां सत्र आयोजित किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ये बुसान शहर है, दक्षिण कोरिया का शहर है। यहां पर विश्व धरोहर समिट का जो है 48वां सत्र आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है बाबू, तो आप बताओगे कि 25 जुलाई 2026 को आयोजित किया जाता है। मान्यता कैसे दी गई, तो आप जानते हैं कि यह प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ एक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। चूंकि ये बौद्ध धर्म की परंपरा से जुड़ा हुआ है, ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यात्रा क्या है कि मतलब कि हमको लगभग 28 वर्ष लग गए ये जो है आपको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित करने में। मतलब 28 वर्ष पहले से ही हम इसको नाम भेज दिए थे, नाम का इंतजार कर रहे थे कि किस दिन इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाएगा। एक 28 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद आज जाकर के इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अब समझना थोड़ा अगर मैं कहूं कि साहब ये जो सारनाथ है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है और इसकी जो है लोकेशन क्या है, तो आप देखेंगे कि वाराणसी जो जिला है, वाराणसी जो प्रधानमंत्री का जो है एक लोकसभा क्षेत्र भी है ना, वहां पर आपको सारनाथ दिखाई पड़ेगा। सारनाथ आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने यहां पर पहला अपना उपदेश दिया था, जिसके कारण इसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। यूनेस्को मापदंड मतलब कि यहां पर यूनेस्को का तीसरा और चौथे मापदंड के तहत इसको जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कुल मिलाजुला करके सांस्कृतिक महत्व और इसके अलावा गौतम बुद्ध के यहां पर उपदेश या गौतम बुद्ध से डायरेक्टली जुड़े हुए होने के कारण ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। साथ ही यहां पर कुछ और प्रमुख स्तूप स्मारक आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे चौखंडी स्तूप, जैसे धमेक स्तूप और विस्तृत पुरातात्विक अवशेष आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे। ये इसका जो है सारनाथ का इंपॉर्टेंस है। और देखना जरा यूनेस्को, अब अगर मैं कहूं कि साहब यूनेस्को क्या होता है, यूनेस्को के द्वारा जो है कैसे घोषित किया जाता है या फिर यूनेस्को की स्थापना कैसे हुई, तो ये सब सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन इसको कहा जाता है। अगर मैं कहूं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म, कभी कभी तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, तो क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है बाबू, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। मतलब कि शिक्षा, विज्ञान, शांति और संस्कृति और संचार के माध्यम से ये क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति को क्या देता है, बढ़ावा देता है। कौन, यूनेस्को। क्योंकि युद्ध मनुष्य के मन में शुरू होते हैं। यहां पर एक कोटेशन बड़ा अच्छा है, युद्ध जो है मनुष्य के मन में शुरू होता है, इसलिए शांति की रक्षा भी मनुष्यों के मन में ही बनाई जानी चाहिए। तो ये कोटेशन बहुत अच्छा है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब यहां पर देखना जरा थोड़ा सा, अगर मैं कहूं कि यूनेस्को की उत्पत्ति का एक हिस्ट्री क्या रहा है, तो यहां पर आपको बड़ा अच्छा दिया गया है। हिस्ट्री क्या रहा है, 1942 का दौर है। 1942 आप जानते हैं कि यहां पर कैबिनेट मिशन, यहां पर क्रिप्स मिशन आपको भारत आते हुए दिखाई पड़ेगा 1942 के दौर में। तो 1942, अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध भी यहां पर अभी चल रहा है। ठीक है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहां पर एलाइड एजुकेशन मिनिस्टर की बैठकों की शुरुआत हुई, जहां पर अस्थायी शांति की खोज होती है। फिर उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4 नवंबर 1946
20वें सदस्य देश की पुष्टि के साथ यूनेस्को का संविधान औपचारिक रूप से लागू हुआ। नवंबर 1945 में लंदन में इको कॉन्फेडरल का आयोजन 45 देश मतलब कि 16 नवंबर को 41 देशों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। मतलब कि टोटल 44 देश उपस्थित होते हैं, लेकिन 41 देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया जाता है। फिर 1972 में ऐतिहासिक विश्व धरोहर कन्वेंशन, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन अपनाया गया, जो आज 194 सदस्य देशों तक जो है इसका विस्तार हो चुका है। तो अगर मैं कहूं कि इतने समय इसका विस्तार कितने देशों तक हो चुका है, तो लगभग 194 देशों तक इसका क्या हो गया है, विस्तार हो गया है। तो एक यात्रा आपको इसकी उत्पत्ति और विकास से संबंधित दिखाई पड़ेगी। इसका मुख्यालय बार बार आपसे पूछता है, तो मुख्यालय कहां बाबू, तो आप बताओगे कि फ्रांस का शहर है पेरिस, पेरिस में इसका क्या है, मुख्यालय है, ठीक है ना। तो 1958 में स्थापित हुआ इसका मुख्यालय। इतने समय अगर इसके महानिदेशक को पूछा जाए तो खालिद अल अनाई, ये कहां के हैं, खालिद अल अनाई तो मिस्र के हैं। 15 नवंबर 2025 से ये कार्यरत हैं। पहले अरब और दूसरे अफ्रीकी महानिदेशक ये जो है नियुक्त किए गए हैं। फिर उसके बाद आंद्रे अजोले ये जो है इससे पूर्व जो है बनाए गए थे। अध्यक्ष कौन है, तो 48वें जो सत्र हुआ था इसके अध्यक्ष HE3 ली ब्योंग हुन, ये दक्षिण कोरिया के एक व्यक्ति हैं, एक पर्सनालिटी हैं, इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। चूंकि दक्षिण कोरिया में ही बुसान शहर में ये आयोजित किया गया, इसलिए प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, अध्यक्ष किसको बनाया गया है, ये जो है आपका ली ब्योंग हुन को बनाया गया है, ठीक है। चलें आगे, यहां पर देखना जरा, कॉमन कॉन्फ्रेंस, सभी सदस्य शामिल होते हैं। एग्जीक्यूटिव एक होता है, इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, फिर सचिवालय होता है। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट, भारत की विश्व धरोहर एक जो है विहंगम दृष्टि। तो यहां पर आपको सारा कुछ यहां पर आपको याद रखना है, आपको जानना है कि जो भारत के 45 विश्व धरोहर स्थल हैं वे कौन कौन से हैं। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर 3 प्रकार के आपको विश्व धरोहर स्थल आपको दिखाई पड़ेंगे। पहला कि सांस्कृतिक स्थल आपको दिखाई पड़ेंगे। कितने सांस्कृतिक स्थल हैं, 37 सांस्कृतिक स्थल हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे स्तर पर आपको प्राकृतिक स्थल दिखाई पड़ेंगे, इनकी संख्या कितनी है, टोटल 7 है। फिर तीसरे स्तर पर आपको मिश्रित स्थल, जिनकी संख्या केवल 1 है। मतलब कि कुल जो है आपको 25 जुलाई 2026 तक कितने जो है भारत में विश्व धरोहर स्थल दिखाई पड़ते हैं। तो टोटल कितने बाबू, तो आप बताओगे कि साहब 45 विश्व धरोहर स्थल दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। तो एक एक विश्व धरोहर स्थल कहां उनका लोकेशन है, किन किन सनों में उसको घोषित किया गया, सब कुछ पूरा डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे। यहां पर अगर देखें तो 1983 में पहला विश्व धरोहर स्थल आपको अजंता की गुफाएं दिखाई पड़ेंगी। ये अजंता की गुफाएं हैं, कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है 1983 में। फिर एलोरा की गुफाएं कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो ये दोनों अजंता और एलोरा की दोनों गुफाएं हैं, ये आपको महाराष्ट्र में दिखाई पड़ेंगी। और मजे की बात है कि इनको 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। फिर यहां पर देखना जरा, 1983 में आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 1983 में ही ताजमहल उत्तर प्रदेश को ही विश्व धरोहर स्थल। तो आपको 1983 में एक तो अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, फिर आगरा का किला, फिर उसके बाद ताजमहल। आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, ये 1983 उत्तर प्रदेश, और एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं 1983 महाराष्ट्र। फिर 1984 में कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, इसको घोषित किया गया। फिर यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1984 में महाबलीपुरम के स्मारक समूह जो कि तमिलनाडु में है, इसको घोषित किया गया, ठीक है ना। चलें आगे, इधर देखिए जरा, 1986 में गोवा के चर्च और कॉन्वेंट इसको घोषित किया गया। 86 में फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको विश्व धरोहर घोषित किया जाता है। 1986 में हम्पी के स्मारक जो कि कर्नाटक में है, इसको विश्व धरोहर घोषित किया जाता है। फिर उसके बाद 1986 में खजुराहो का स्मारक मंदिर, इसको, फिर एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, इसको 87 में, फिर जो है 87 में जो है पट्टदकल स्मारक समूह, फिर उसके बाद कर्नाटक में है। फिर उसके बाद आपको महान जीवंत चोल मंदिर मिलेगा 1987 और 2004 में। ये चोल मंदिर आपको तमिलनाडु में दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। चलें आगे, इधर देखना जरा, फिर सांची के बौद्ध स्मारक, ये 1989 में आपको मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ेंगे। फिर उसके बाद 1993 में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, फिर 1993 में कुतुब मीनार स्मारक दिल्ली में। फिर यहां पर देखना जरा, 1999 में भारत का पर्वतीय रेलवे, मतलब कि जो विभिन्न राज्यों में है, इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाता है 1999 में।
2002 में महाबोधि मंदिर परिसर जो कि बोधगया में है, बिहार में, इसको। फिर उसके बाद आप भीमबेटका के जो है स्मारक देखेंगे, रॉक शेल्टर्स देखेंगे 2003 में मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा। नेक्स्ट क्या है, 2004 में आपको चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क गुजरात का दिखाई पड़ेगा। 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये आपको मुंबई दिखाई पड़ेगा। फिर 2007 में आपको लाल किला परिसर दिल्ली का दिखाई पड़ेगा घोषित किए हुए। 2010 में जंतर मंतर जयपुर राजस्थान। 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किले और 2014 में आपको रानी की वाव या फिर पाटन गुजरात का दिखाई पड़ेगा विश्व धरोहर स्थल। फिर यहां पर देखना जरा। नेक्स्ट क्या है, 2016 में आपको नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल बिहार का दिखाई पड़ेगा। 2016 में कोर्बुजिए के जो है वास्तुकृतियां, ये आपको चंडीगढ़ की दिखाई पड़ेंगी। 2017 में आपको अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात ये दिखाई पड़ेगा। फिर आपको 2018 में विक्टोरिया गॉथिक या फिर आर्क डेको दिखाई पड़ेगा मुंबई का। फिर उसके बाद 2019 में आपको जयपुर शहर राजस्थान का ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा। नेक्स्ट 2021 धोलावीरा ये हड़प्पा का एक शहर है, जहां जो कहां का है, गुजरात का है। 2021 में आपको काकतीय रुद्रेश्वर मतलब कि रमप्पा मंदिर तेलंगाना का दिखाई पड़ेगा। 2023 में होयसलों के पवित्र समूह कर्नाटक ये दिखाई पड़ेगा विश्व धरोहर स्थल। फिर उसके बाद आपको यहां पर 2023 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। 2024 में मोइडाम अहोम राजवंश का जो है टीला समाधि ये दिखाई पड़ेगा। 2025 में मराठा तथा परिदृश्य, ये मतलब कि जो मराठा के किले थे, इन मराठा के किलों को भी शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल के रूप में। और ये जो है आपका 25 जुलाई 2026 को ये विश्व धरोहर स्थल के रूप में आपको सारनाथ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक कुछ जो है चीजें थी। अब यहां पर थोड़ा सा देखना जरा, प्राकृतिक धरोहर स्थल जैव विविधता का संरक्षण 7 स्थल, मतलब कि टोटल 7 स्थल आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, आपको प्राकृतिक स्थल के रूप में दिखाई पड़ेंगे। 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। फिर उसके बाद 1987 में राष्ट्रीय सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। 1988 और 2000 नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तराखंड में, इसको घोषित किया गया। प्राकृतिक जो है धरोहर स्थल 2012 में पश्चिमी घाट विभिन्न राज्यों में है, जो पश्चिमी घाट में है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2014 में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर उसके बाद देखना जरा। नेक्स्ट, अगर मैं कहूं कि साहब मिश्रित धरोहर स्थल जो है कौन सा है, तो आपको बताना है कि साहब ये 2016 में ये कंचनजंगा जो कि आपके सिक्किम में है, यह केवल मात्र एक ऐसा स्थल है भारत का विश्व धरोहर स्थल जो कि कैसा है, मिश्रित धरोहर स्थल है, ठीक है ना। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों का संगम है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित धरोहर स्थल कहते हैं। तो एक कुछ बातें आपने जो है विश्व धरोहर स्थल से संबंधित समझी जो है। बाकी वैश्विक निष्कर्ष पर भारत की बौद्ध विरासत आप समझते हैं कि किस प्रकार का इसका इंपॉर्टेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यहां से क्वेश्चंस आते हैं आपकी प्रारंभिक परीक्षा में, तो एक लिस्ट मैंने पूरा आपको अपडेट करके बता दी है। कल को कोई न्यूज़ और भी आता है तो इसको मैं अपडेट करके आप तक आता रहूंगा। उसके लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया।